इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा लाइट, प्रकाश। वो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। लाइट और प्रकाश है क्या? तो हम बात करते हैं कि लाइट यानी जो प्रकाश होता है यह एक कण भी होता है। जब ये काय के रूप में होता है? फोटोन के रूप में। काय के रूप में होता है? फोटोन के रूप में होता है, तो उसे कण कहते हैं। फोटोन के रूप में होता है तो उसे कण कहा जाता है। और लाइट एक तरंग भी होता है। क्या होता है? तरंग। और तरंग मैंने बताया था कि लाइट किस तरंग होता है। विकास बतरामती देख लेते हैं, पंचायत कर लगते नहीं भाई। किस तरंग होता है लाइट? है आवाज नहीं आ रही? तो मैं मोहम्मद देता हूँ एक हाथ के में, मैं 4 बार पूछता हूँ शुरू करने से पहले, क्या आवाज आ रही है का? आ रही है का? तब तो मेरे मोहम्मद जात है का? आवाज सही करिए रे। वो जाके पूछेगा हैं, अरे पहले ही पूछ ले कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही, बता दो भैया। अरे तो चल रहा है ना, तो जब तुझे एक बार पूछ ली तो कर रहा हो तो प्यार से पूछ पूछ कर बता दे भैया, ऐसे पूछो। पहले आ रही थी, जब पहले आराम से पूछी थी ना कि तरंग कौन सी तरंग होता है प्रकाश, यही पूछा था, 2 बार बोला था। हैं ये हम ध्यान आ रहा हो तो एक अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। यही तो पूछ रहा था, एक मिनट सही में नहीं है। अनुप्रस्थ तरंग मतलब क्या होती है? जो सरफेस चलती है ऐसे, जो सरंगगत होकर चलती है। प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। कायम होती है निर्वात। निर्वात का मतलब क्या होता है? जब कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, हवा भी नहीं है, वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये होती है। लेकिन आपको ये पेपर में मुश्किल ही मिले, आपको मिलेगा तो ऐसे मिलेगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऐसा लिखा मिलेगा। इसका मतलब भी यही है। इसका मतलब भी क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। समझ में आ गई मेरी बात? कि 10⁸ मतलब 8 जीरो लगा दी। समझ में आई बात? तो ये ऐसे लिखा मिलेगा आपको। ओके, याद रखना इस चीज को, खास तौर पे ये याद रखना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही आता है एग्जाम में। ये तो अपन को याद करने के लिए, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है प्रकाश की किरण, 1 सेकंड में। तभी सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लग जाता है। और जबकि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 14 करोड़ 95 लाख, मतलब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करता है प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड। कब कर पाता है? जब वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। ध्वनि और प्रकाश को यदि देखें तो दोनों में लगभग एकदम उल्टी हैं एक दूसरे की। देखिए मैंने बताया था कल, ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि तरंग होती है, कि ध्वनि तरंग की चाल सबसे कायम होती है ठोस में। ठोस से कम कायम होती है द्रव में, द्रव से कम कायम होती है, और निर्वात में हो जाती है शून्य। निर्वात में शून्य हो जाती है। जबकि आप देखो यहां से, अगर आप प्रकाश को देखोगे तो सबसे ज्यादा कायम है, सबसे ज्यादा निर्वात, निर्वात से कम गैस में, गैस से कम द्रव में, और द्रव से कम ठोस में बिल्कुल शून्य हो जाती है। बताओ प्रकाश इस दीवार के आर पार आ पाएगा क्या? प्रकाश इस दीवार, देखो ध्वनि तरंग तो भाई चलो घूम घूम फिर के इधर से आ जाएगी, इधर डीजे बज रहा हो, इधर दीवार है तो आवाज इधर से आ जाएगी खिड़की मुंह से। लेकिन प्रकाश अगर उधर लाइट जल रही हो, दीवार के बगल की लाइट जब बगल नहीं आ पा रही, आ पाएगी क्या? तो मतलब ध्वनि तरंग विपरीत हो। ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है ध्वनि तरंग? कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य मतलब जो चलती है विरलन संकुचन से, कल बताया था मैंने आपको, अनुदैर्घ्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है इसको, अच्छे से समझना है। अब प्रकाश में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, प्रकाश में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं,
जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना, प्रकाश का ध्रुवण, फिर इसमें दर्पण भी पढ़ते हैं, फिर इसमें लेंस भी पढ़ते हैं, फिर इसमें हम जो है मनुष्य की आंख भी पढ़ते हैं। तो एक बड़ा सा टॉपिक है और सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से आते हैं। इसीलिए मकारी बिल्कुल नहीं मानना, अच्छे से पढ़ना, समय समझ के पढ़ना। भले अपन को 3 दिन लग जाए पढ़ने में, लेकिन आपको समझ में आए, आना जरूरी है। ना आए तो पूछ लेना। देखो अब हम बात करें इस प्रकाश का पहला गुण जो है वो क्या है? परावर्तन। क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। मैंने एक बॉल को मारा दीवार में, बॉल टकरा के वापस आ गई, ये क्या है? परावर्तन है। बॉल को दीवार में मारूंगा, टकरा के वापस आ जाएगी, ये क्या होता है? परावर्तन होता है। इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है। अब कभी हो सकता है अब बॉल को तुम धीरे मार रहे हो, धीरे वापस आएगी, जोर से मार रहे हो तो जोर से वापस आ जाएगी। बॉल का आकार भी मान रखता है। फुटबॉल मार रहे हो तो वो अपन तो उसको तेज फेंक ही नहीं पाएंगे। अगर छोटी सी आती है 10 रुपये की बॉल आती है, वो ज्यादा उचकते, देखिए लॉलीपॉप टाइप की, नेक छोड़ दो 5 रुपये, कितनी उचकती है वो। तो उसकी आकार पे भी निर्भर करता है, फ्रिक्वेंसी पे, आवृत्ति पे, तरंग दैर्ध्य पे। तरंग दैर्ध्य मतलब तरंग छोटी है कि बड़ी है, वो निर्भर करता है। और फिर निर्भर कहाँ पे करेगा? सरफेस पे, सतह पे। मान लो चीकनी सतह है, मैं यहाँ से फेंकूंगा यहीं आ जाएगी। अगर कहीं आड़े टेढ़े गड्ढा मड्ढा होते तो मैंने सीधी मारी, वो तय कर जाएगी। लेकिन सीधी है तो ऐसी मारूंगा, ऐसे कैसे ऊपर आएगी। समझ में आ रही क्या मेरी बात? चाहे कठिन करो तो चाहे तो कठिन कर लो, कठिन है कैसे नहीं है। वैसे देखो, जैसे मैंने कहा कोई सतह है, ये सतह बना लेते हैं अपन, इधर से इधर से मतलब आर पार नहीं जानती, इसलिए मैंने इसको पोत दिया इस तरफ से, समझ रहे हो? ये क्यों बना दी? मतलब अगर प्रकाश इसके की तरंग इसके आर पार ना जा सके, होता हुआ है। अगर मैंने कहा कि साहब ये कोई प्रकाश की किरण है, ये किरण आ रही, पहले इसको बनाने से पहले एक वो बना लो अपन, अभिलंब। अपन ने माना कि ये कोई इसका क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। ठीक। अभिलंब एक सीधा डंडा खींच लिया, इसे अभिलंब बोलते हैं। वो माना है, कोई डंडा खींचा हुआ नहीं है, अपन ने मान लिया है ऐसा। और प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, आ रही है तो उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आ रही है तो इसका बोलेंगे अपन क्या? आपतित किरण। आपतित किरण है ये। क्या है? आपतित किरण है। अब जब टकराएगी सतह से, आर पार तो हो नहीं सकती, वापस जाएगी, वापस जाएगी, यहां से उसका क्या लाएगी? परावर्तित किरण। ये वापस जा रही है टकरा के, उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब यहीं से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपको कि भाई प्रकाश की किरण आती है और अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो इसमें एक पॉइंट यहीं से निकल के आता है कि तीनों जो होती हैं, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, एक ही बिंदु पर काटती हैं। क्या कह रहे हैं भैया? एक ही बिंदु पर काटते हैं। काट रहे हैं एक ही बिंदु पे। ठीक। अब आप जानते हैं कि जब आई है किरण तो कोण तो बनाएगी, क्योंकि ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। तो यहां पर कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बहुत सारे कोण। तो इसमें एक तो अभिलंब के साथ कोण बनते हैं और एक कोण बनते हैं तल के साथ में। क्या के साथ में? तो जो आपतित किरण है तो इसमें सबसे पहले हमने ये कोण बनाया। ये कोण क्या से बन रहा है? लंब के साथ। तो इस कोण, ये कोण कौन सी किरण बना रही है? आपतित किरण। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसका कहेंगे अपन आपतन कोण। क्या कहेंगे? ये होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण होता है, आपतन कोण। और आपतन कोण के इस तरफ सीधा ये किरण वापस चली गई तो ये क्या हो जाएगा? ये इसको दूसरे रंग से बना देता हूं। ये हो गया हमारा कौन सा? परावर्तन कोण। यहां से यहां तक क्या हो गया? ये हो गया परावर्तन कोण। क्या हो गया? परावर्तन कोण हो गया। आपतन कोण, परावर्तन कोण, वो हमेशा इनका मान कैसा होता है? समान होता है। समझ में आ रही मेरी बात? जो यदि 40 को है तो जो भी कितने को हो जाएगा? वो 40 को। जो 50 को, जो 50 को, जो 100 को, जो 100 को, हमेशा इन दोनों का मान कैसा होता है? समान। ठीक है। समान मान होता है हमेशा। काय का? आपतन कोण का, परावर्तन कोण। आपतन कोण कहाँ बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण। ठीक है, देखो आपको यहां से प्रश्न बन सकते हैं कोई भी, जैसे मैंने कहा कि भाई पूरे मिनट का है जी, खबरें मिनट का है। अब ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपसे, ये उन्होंने कोई क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से कि ये जो कोण है, इस कोण का मान उन्होंने दे दिया 50। क्या दे दिया? 50। और आपसे पूछ लें वो कौन सा कोण, ये वाला कोण पूछ लें, कौन सा पूछ लें, तो बताओ इस कोण का मान कितना है? इस कोण का मान कितना है? 40। क्या सबको आया पता कैसे है 40? क्योंकि भैया हम जान रहे हैं कि ये इस तरीके का कोण बन रहा है हमेशा क्या होता है, ये 90 डिग्री पूरा कितना होता है, ये तो सब जानते हैं ना। जब भी कोई ऐसा कोण बनता है ये वाला कोण, तो उसका मान कितना होता है? 90। और ये पूरा कितना हो जाता है? 180। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। तो अब इसका आधा हो गया ना, जब नीचे का 50 है तो ऊपर कितना बचेगा? 40। तो मान लो हमें ये ज्ञात हो कितना है? 40। और जब ये 40 देवी कितना हो जाएगा? 40। तो ये कितना हो जाएगा? 50। समझ में आई मेरी बात? तो ये सिंपल से क्वेश्चन बन भी जाएंगे तो भी तुम कर लोगे ना। तो परावर्तन पे काम कौन करता है? हमने कहा परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये लाइट आ रही है मेरे ऊपर पड़ रही है, तभी तुम इसको क्या कर पा रहे हो? देख पा रहे हो। तब लाइट इस स्रोत से निकली, मुंह पे पड़ी, और मुंह पे पड़ के कहाँ पड़ रही है? तुम्हारी आंखन पे। तब भाई मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। अगर लाइट को बंद कर दिया जाए तो मैं तुम्हें दिखाई देना बंद हो जाऊंगा। अरे हाँ, तब भी दिखाओगे। अरे भाई कहीं ना कहीं से लाइट तो आ रही है ना। ठीक है, सारी लाइटें बंद कर दे तब भी दिखाई, थोड़ा बहुत दिखाई दूंगा। हाँ, अगर सूरज को बंद कर दिया जाए तो फिर दिखाई नहीं दूंगा, क्यों? हमारी आंखें बिना प्रकाश को दे सकती हैं। आप सोचोगे रात में भी दिखाई देंगे, भाई कहीं ना कहीं चांद का, तारों का कोई ना कोई प्रकाश तो है। एकदम खूब अंधेरा हो तो हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि भाई प्रकाश की अनुपस्थिति में दिखाई नहीं। और हमें कोई चीज वस्तु दिखाई देती, क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। अपन ने खूब बचपन में मजे लिए हैं, आप लोगों को पता, अपन एक कांच लेके बैठ जाते खिड़की मिर्की में और दूसरे की आंखन पे लगाते, या कभी क्लास में है ना, आप खिड़की के पास बैठे हो घड़ी से खूब मजे लेते अपन, है ना, लिए होंगे आपने। वो क्या है? परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। जो दर्पण होता है ना, वो भी क्या करता है? प्रकाश का परावर्तन। दर्पण किस सिद्धांत पे काम करता है? अरे गई टकरा के लौट आई, का होगा? परावर्तन। भाई मैंने कहा कि ये जो है एक दर्पण है, ये क्या है? दर्पण, आईना। क्या है? आईना। इस तरफ से पोत दिया सिल्वर क्लोराइड्स, सिल्वर सिल्वर ब्रोमाइड या क्लोराइड या आयोडाइड, क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड से पोत देते हैं। उससे जब पोत देते हैं तो यहाँ से किरण आती है और टकरा के वापस लौट आती है। तो यहाँ पर ये खड़ा है पुतरा, इस पुतरा की छवि इसमें दिखाई देती है। ये क्या है? दर्पण। लेकिन अगर लेंस हो, क्या है? लेंस, लेंस है, और यहां से अगर इसमें से मैं देखूंगा तो मेरी किरण इस तरफ चली जाएगी, लेकिन जैसी जाएगी तो भाई एक तरफ क्या होगा? जैसी जाएगी तो किरण एक तरफ मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। या तो इस तरफ मुड़ जाएगी या फिर इस तरफ मुड़ जाएगी। इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन। तुम्हारे जो आंख में चश्मा लगवा, हम का लगवा? लेंस, है ना। मैंने कही बॉल दीवार में मारी तो लौट के आई परावर्तन, और बॉल अगर पानी की बाल्टी में मार दी तो पानी में जैसी बॉल घुसेगी तो वह थोड़ी बहुत आल टेढ़ी हो जाएगी, विचलन हो जाएगा, नेक बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। सुभाष का कहते हैं अपन अपवर्तन। जब किरण अपने माध्यम से भटक जाए, अविलंब से दूर या पास में आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन। क्या बोलते हैं? ये परावर्तन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? परावर्तन। सही में आई? अब जाए तुम जय चाहिए तुम कठिन कर लो, किताब में पढ़ो जो जो हो जाओ के साहब। आपतित किरण और परावर्तित, आपतित किरण और अविलंब के मध्य में जो बढ़ने वाला कोण आपतन कोण, और अविलंब और आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य में बनने वाला परावर्तन कोण। और कठिन करने जैसे कर लो भैया। आपतित किरण जब किसी तल से आपतन किरण और तल के मध्य में अविलंब खींचते हैं, दोनों के मध्य का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण के। बस वह कठिन करना हो तो कठिन कर लो, किताब में पढ़ोगे तो ऐसी होगा। अपन अब मैं तुम्हें अपनी भाषा में समझा रहा हूँ। इसलिए
मैं कहता हूं कि जब समझाऊं तब होश पूर्वक सुन लो, का कि तुम्हें पास लिखे लिखाए धरे ही हैं, तुम चाहे जब पढ़ लोगे। लिखे लिखाए से पढ़ के आदमी होशियार हो रहा हो तो किताबन में से, तो अथा सच्चे पीएचडी धारकों ने किताबें लिखी हैं, बिन से पढ़ लेते सब दुनिया होशियार हो जाती। पर नहीं आता समझ में ना, क्योंकि किताबों की भाषा कैसी होती है, कठिन होती है। लिखा वही है किताबों में जो हम बता रहे हैं, पर बात यह कि हम आपको आपकी भाषा में बतला रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। इसलिए समझने के टाइम पे मक्कारी नहीं मारा करो, पढ़ने के टाइम पे भले मक्कारी मार लो, दोबारा पढ़ लोगे लाइन आपके पास लिखी है, परमानेंट है, आपके पास नोट्स है, मटेरियल कंटेंट पूरा है। तो देखो पढ़ते हैं इसको, प्रकाश को अपन देखो, प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? वह भौतिक कारक है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। अब तरंगों के रूप में भी होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, और कण के रूप में भी होता है। कण को क्या कहते हैं? फोटोन। और तरंग को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चुंबक, और तरंग माने वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश के कारण ही हम संसार की भौतिक वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश की तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, यानी कि जो ऐसे चलती हैं, ये क्या कहलाती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती। क्लियर? और प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, प्रकाश से ज्यादा चाल किसी की नहीं होती है। केवल दो ही चीजें ऐसी होती हैं जो कि अपने आप को प्रकाश, तरंग और कण दोनों के रूप में व्यक्त करती हैं। दुनिया में केवल दो ही चीजें ऐसी हैं जो तरंग भी लगती हैं और कण भी लगती हैं, दोनों स्वरूप को व्यक्त करती हैं। एक तो प्रकाश और दूसरा इलेक्ट्रॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन। जो मैंने बताया सवेरे आपको, डबल है वो प्रयोग किया गया, वो कहाँ पे किया गया था? इलेक्ट्रॉन पे किया गया था। कहाँ पे किया गया था? इलेक्ट्रॉन पे। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश तीव्र गति से चलने वाली ऊर्जा के छोटे छोटे गुच्छों का समूह है, जिन्हें क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक तरंग है, यह ईथर नामक एक काल्पनिक माध्यम है जो सर्वत्र विराजमान है। यानी कि इसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने और किसने? न्यूटन ने इसे क्या माना है? कण माना है। क्या माना है? कण। और हाइगेंस ने क्या माना है? इसको तरंग माना है। क्या माना है? तो वैसे ये प्रश्न बनेगा कि प्रकाश को कण कौन मानता है? तो न्यूटन मानता है। और प्रकाश को तरंग कौन मानता है? तो हाइगेंस। हाइगेंस को कभी कभी हाइजेंस भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? हाइजेंस। क्योंकि अपन जी को, अब जी को चाहे तो प्रोनाउंसिएशन जा कर लो और चाहे गा कर लो। अंग्रेजी वैसे एक कंजूस भाषा, उसके पास ज़्यादा है भी नहीं है। अब जा से गन भी बन जाता है और जनरेशन भी बन जाता है। कैसे? जी से। बात समझ रहे हो? तो कभी कभी जी को जा बोल देते हैं, कभी कभी गा बोल देते हैं। इसलिए हाइगेंस या हाइजेंस कुछ भी आ जाए तो आप समझ लेना कि भाई हाइजेंस ने क्या कहा है? प्रकाश को तरंग कहा है। क्या कहा है? और तरंग कैसी है? विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग में भी कैसी है? अनुप्रस्थ है। कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। और न्यूटन क्या क्या मानता है? इसे कण मानता है। क्या मानता है? और कण क्या होते हैं? फोटोन होते हैं। कणों क्या बोलते हैं? छोटे छोटे से पैकेट्स, उन्हें क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। प्रकाश की चाल की बात करें, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसे कहें तो हम क्या हो सकता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब पूरा पढ़ूं क्या? 2,99,776। इससे अच्छा है ना कि 3 लाख। ठीक है ना? लड़ा लगाओ 3 लाख के तो लगाओ 2 लाख। अब प्रकाश की चाल है होते हैं ठीक 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या आप ये याद कर लेना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रही है क्या? तो जो अन्य माध्यमों की तुलना सबसे अधिक है, कहाँ है? में निर्वात में। अगर आप अन्य माध्यमों में देख लो तो आप देख लीजिए सबसे ज्यादा कहाँ में है? निर्वात में। 3 × 10⁸। कांच में कितनी है? 2 × 10⁸। और तारपीन के तेल में 2.4 × 10⁸। जल में 2.25 × 10⁸। रॉक सॉल्ट में कितना है? 1.96 × 10⁸। और नाइलॉन में 1। मतलब इस तरीके से माध्यम ठोस होता जाए या माध्यम गाढ़ा होता जाए तो प्रकाश की चाल कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी।
ठीक है, क्योंकि अब प्रकाश हर जगह चाल हो नहीं सकती। देखो मैंने कहा कि द्रव पानी में भी हो सकती है, लगभग 200 मीटर की गहराई तक पानी में प्रकाश पहुंच जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा पानी में। अब मैंने कहा कि ठोस वस्तु भी है, जैसे अब कांच तो ठोस है कि नहीं, कांच तो ठोस है, कांच हवा तो है नहीं है, कांच द्रव तो है नहीं, कांच क्या है, ठोस है, लेकिन उसमें प्रकाश तो आर पार चला जाता है। क्योंकि ठोस वस्तुएं भी प्रकाश के प्रति दो प्रकार की, या आप कह सकते हो 3 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो होती है पारगम्य, जिसमें प्रकाश आर पार चला जाए, जैसे कांच है, क्या है, पारगम्य है। एक होती है अर्धा पारगम्य, जिसमें प्रकाश आधा चला जाए, जैसे मैंने कहा कि साहब कोई तेल लगा हुआ कागज है, तो उसके प्रकाश, उसके आर पास प्रकाश थोड़ा सा, देखा कि नहीं देखा, तेल लगा हुआ कागज उस तरफ लाइट लाइट थोड़ी थोड़ी आ जाती है। और दूसरी होती है अपारगम, जैसे कि दीवार है, पत्थर है, कुछ भी, उसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता। समझ में आ रही है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड 19 लिखा है, टेंशन मत लेना, है ना, कि पृथ्वी की दूरी फिक्स थोड़े ना है, कि पृथ्वी हिसाब के यहाँ से सूरज से 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर ये एवरेज दूरी है, कभी पास होती है। आप जानते हैं ना कि ये सूरज है तो पृथ्वी हमारी इस तरीके से परिक्रमा करती है, इस तरीके से परिक्रमा करती है, तो हम देखते हैं कभी पृथ्वी पास में आती है, कभी पृथ्वी बहुत दूर हो जाती है। जब पास होती है, दूर होती है, तो इनमें अंतर होता है। ये होती है 14 करोड़ 70 लाख, और ये होती है 14 करोड़ 15 करोड़ 20 लाख, 15 करोड़ 20 लाख। तो एवरेज निकाल ली हमने, कितनी निकाल ली, 1495। कितनी निकाल ली, 1495। ये क्या है, औसत दूरी है, क्या है, औसत। ये न्यूनतम और ये अधिकतम, न्यूनतम अधिकतम के बीच की औसत। तो ये किताबों में अलग अलग मिल जाता है लिखा, लेकिन हमने 14 हमने याद किया है 8 मिनट 16 सेकंड। अब देखो चंद्रमा पास में है पृथ्वी की, ये सब मैंने कहा साहब ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके पास में 14 लगभग लगभग हमने कहा साहब 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है चंद्रमा। पृथ्वी सूरज, सॉरी देखो पृथ्वी सूरज से बहुत दूर है, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर या 95 लाख, लेकिन चंद्रमा है ये मात्र 3,84,000 किलोमीटर, ये करोड़ों में और ये लाखों में। चंद्रमा बहुत ज्यादा पास है अपने, और चंद्रमा का खुद का प्रकाश तो होता नहीं है। सूरज का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है और वही प्रकाश परावर्तित होकर काय पे आता है, पृथ्वी पे आता है। अब हाल में बताइए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये अब 1 सेकंड में चला जाएगा 3 लाख किलोमीटर। अब बचा कितना, 84 किलोमीटर, तो उसमें लगभग लगभग 25 पल्स लगते हैं। कितने लगते हैं, 25 पल्स, है ना। तो 1 सेकंड 25 पल्स का समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में। चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी में आने में 1.25 सेकंड मान लो। समझ गए मेरी बात? जबकि सूरज के कितना लगता है, 8 मिनट का, सूरज बहुत दूर है, सूरज बहुत दूर है, चंद्रमा बहुत पास है। देखिए क्या कह रहे हैं, सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 19 सेकंड, चंद्रमा से प्राप्त होकर प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 1 मिनट 28 सेकंड। अब लड़ना मत, कहिए अभी 25 कह दिया 28 कह दिया, लट लेके बैठ जाओ नहीं। मतलब बहुत सी किताबों में 25 लिखा मिलता है, ज्यादातर 28 भी मिलता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? प्रकाश, अगर हम वस्तुओं की बात करें स्रोत से, तो प्रदीप्त वस्तुएं हैं। प्रदीप्त मतलब क्या, जो चमकती हैं, जिनसे प्रकाश निकलता है, ये क्या है, प्रदीप। प्रदीप्त का मतलब क्या होता है, चमकना, जिनसे प्रकाश निकलता है। सूरज क्या है, प्रदीप्त है, क्या है, प्रदीप्त। लेकिन पृथ्वी कैसी है, अप्रदीप्त है, पृथ्वी से प्रकाश तो निकलता है। बल्ब क्या है, प्रदीप्त है, पत्थर क्या है, अप्रदीप्त। बात समझ रहे हो? देखिए जो वस्तुएं अपने ही प्रकाश से प्रकाश होती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि सूर्य है, बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है। ठीक है, चंद्रमा नहीं है, पृथ्वी नहीं है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, पृथ्वी का खुद का प्रकाश नहीं होता। तारे कह सकते हो तुम, तारे भी तो एक प्रकार के क्या है, सूर्य ही तो है। अदीप्त, जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा, पृथ्वी, अन्य सभी ग्रह, ये चमकते भले दिखाई देते हैं हमें, लेकिन इनका खुद का प्रकाश नहीं होता। ये तो सूरज के प्रकाश के परावर्तन के कारण ही तो चमक रहे हैं। ठीक है, प्रकाश के कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता, यथा प्रकाश विद्युत प्रभाव, जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव या क्वांटम प्रभाव। इसके कारण क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसे गुण भी हैं जिनकी व्याख्या क्या नहीं कर पाता, तरंग सिद्धांत।
ये नहीं कह सकते कि अपन की ये प्रकाश क्या है, तरंग है। इसलिए हम वहां क्या मानते हैं, प्रकाश को कण मानते हैं। क्या मानते हैं, कण। ठीक है, अब देखिए 10⁻³ से 10⁻² मीटर तक तरंगें सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं। प्रकाश की क्या कहलाती हैं, सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बता दिया मैंने आपको, अनेक गुण होते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, ध्रुवण, विवर्तीकरण, व्यतीकरण, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, बहुत से गुण होते हैं प्रकाश के। पहला है क्या, परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः प्रारंभिक माध्यम में वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन। तो जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस चली गई। ये क्या है, पूरा हवा है, तो पूरी हवा से आई थी, हवा में वापस चली गई। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब एक ही बिंदु पर है। मैंने समझाया। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई और कोण आर, आपतन और परावर्तन, ये दोनों कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। हम बात करते हैं दर्पण की। दर्पण किस सिद्धांत पे काम करता है, दर्पण काम करता है परावर्तन के सिद्धांत पे। क्या काम करता है, परावर्तन के सिद्धांत पे। अब दर्पण होता क्या है, दर्पण मतलब दर्पण एक ऐसी वस्तु है, एक कांच है जिसको हमने एक तरफ से क्या कर दिया, पोत दिया है। क्या कर दिया है, पोत दिया। अगर नहीं पोतोगे तो फिर तो वो शीशा हो जाएगा, उसके आर पार करंट चली जाएगी, फिर तो क्या होगा, अपवर्तन होगा, परावर्तन नहीं होगा। तो दर्पण क्या है, मिरर जिसे बोलते हैं, उस सतह को दर्पण कहते हैं जिसको नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश का परावर्तन करता। अब यहां पर ये तो ठीक था भाई, नियमित रूप से लिखो परावर्तन करता हो, लेकिन यहां पर दो चीजें हैं, नियमित और निश्चित। इसको समझना, क्योंकि प्रतिबिंब तभी बनेगा, परावर्तन तो दीवार से भी हो रहा है ना, इस पे क्यों नहीं बन रहा चित्र। समझ पा रहा है मेरी बात, परावर्तन तो दीवार पे भी हो रहा है, पर चित्र से क्यों नहीं बन रहा। कांच लगा दोगे तो ही क्यों बनेगा, क्योंकि देखो ऐसा समझ लो आप, इसे मान लीजिए दो सतह हैं, एक सतह ये है और एक सतह ये है। ठीक, ये सतह जो है हमने इसको भी इस तरफ से पोत दिया है और इसको भी इस तरह से पोत दिया है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि प्रकाश की किरण ये आई और ये गई, ये आई और ये गई, ये आई ये गई, या ये आई ये गई। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, मतलब जिस कोण पे आ रही है उस कोण पे ही। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि समतल है, एकदम प्लेन है। अच्छा यहां क्या होगा, देखो यहां किरण आई, जहां पड़ी तो किरण इतने कड़ गई, ऐसे होगा। अब दूसरी किरण आई, जहां पड़ी तो इतने कड़ गई, तीसरी किरण आई अपने जहां पड़ी तो इतने कड़ गई। मतलब समझ रहे हो, जहां पड़ी जो और इतने ही कड़ गई उल्टी। ये नियमित परावर्तन है और ये अनियमित परावर्तन, इसलिए इस पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इस पे प्रतिबिंब बनेगा। ये दर्पण है, ये दर्पण नहीं है, ये दीवार है, दीवार है ना, खुरदरी है। अब बहुत ज्यादा चीकना कर दो, तुमने देखा हो कभी कभी टाइल्स में भी आपको चेहरा दिखाई देने लगता है, एकदम प्लेन है, चिकना है, तो उसमें देखना है आपका चेहरा दिखाई देने लगेगा। क्यों, भैया ऐसा मुंह दिखा रहा है, ऐसा फर्श है, वो एकदम चीकना है, तो आप फिर घर्षण बल कमजोर हो जाओ, मुंह के पर करोगे, दांत मांस सब टूट जाएंगे। अगर ज्यादा चिकनो कर दो तो नहीं, पाई माई वाला लगा दो वापस, तुम समझ रहे हो, पोंछा लग रहा है वो तो कड़ जाओ, गारा सुनो, कड़े हो नहीं, मम्मी पोंछा लगा रही हूँ अपन भाई, पुराने पाँव कड़ गए, कितनी गारा पड़ते हैं। हाँ देखिए, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, जिस दर्पण को परावर्तन सतह समतल होती है उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। ये सीधा कौन सा था, समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बिना
प्रतिबिंब वस्तु के समान साइज का होता है। जितना बड़ा मैं हूं उतना ही बड़ा कांच में मेरा फोटो बनेगा। हम सबके घर पे कौन सा होता है? समतल दर्पण। ठीक है, मैं जितना बड़ा हूं उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण को उतना ही पीछे बनता है जितना जितना वस्तु दर्पण के सामने रखे। देखो कुछ चीजें हैं जो बेसिक्स चीजें ने समझ लो यहां पर दर्पण के बारे में। जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई ये दर्पण है और ये खड़ा है कोई व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है। ओके, मान लीजिए इस व्यक्ति की दूरी 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। तो इस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के अंदर कितना बनेगा? दर्पण के अंदर 1 मीटर दूरी पर ही बनेगा। बात सही में आई? ये दर्पण है हमारा, ये क्या है? दर्पण। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अंदर बनेगा। इस तरफ पुतरा है, ये वस्तु खड़ी है, ये इसका क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक है, और वस्तु के बराबर बनेगा। एक चीज, अगर ये वस्तु ये व्यक्ति इस कांच की तरफ भी वेग से चल रहा है, इस तरफ भी वेग 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 चाल कोई जो होगी ना, मैं चल रहा हूं 2 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे कांच की तरफ आ रहा हूं, ठीक, या सामने कांच रखा मैं ऐसे जा रहा हूं 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो ये वो प्रतिबिंब में भी तो व्यक्ति मेरी तरफ आता हुआ दिखाई देगा कि नहीं देगा? देखा वो देगा। समझ में आ रही बात का कह रहा हूं? मैं कांच की तरफ रेंगेगा तो वो तैसे आदमी मुंह तो नहीं रेंगता आएगा नहीं आ रहा हूं। तो बाक होता है चाल दुगनी। क्या होती है? अगर मैं 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रहा हूं तो वो चलेगा मेरी तरफ 4 मीटर प्रति। तो ये वस्तु का चाल क्या हो जाएगा? 2v। क्या हो जाएगा? और सही में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? एक चीज और, पार्श्व उल्टे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पार्श्व उल्टे। देखा ना आपने पार्श्व उल्टे? जैसे मान लीजिए मेरी मांग जा बगल से निकल रही है, कितना से निकल रही है? जा बगल की है, और मैं इतने हाथ फेर रहा हूं तो कांच में कैसे दिखाए वो? जा बगल। मेरो दाया कंधा उतने बाया हो जाएगा, बाया दाया हो जाएगा। अब देखा अक्षर जैसे मैंने बनाया सामू, ये कैसे बन रहा है? ऐसा। तो उधर कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा। तो ये क्या हो गया? पार्श्व उल्टे हो जाते हैं। ये किनारा इस तरफ, ये किनारा इस तरफ हो जाता है। अच्छा एक और पॉइंट सुनो, वस्तु का प्रतिबिंब फुल देखने के लिए पूरा, जैसे मैं 5 फुट 11 इंच का हूं तो मेरी फोटो पूरी दिखाए, मैं पांव के अंगूठा से लेके मूड़ नो पूरा दिखाऊं तो मुझे कम से कम मेरी ऊंचाई को आधो कांच चाहिए। क्या तो चाहिए? समझ गए? आधो कांच चाहिए, तब मैं अपने आप को पूरा देख पाऊंगा। ठीक है, तो वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई से आधा कांच तो चाहिए जी। देखिए यही कह रहे हैं, सुनना, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। प्रतिबिंब सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। जैसे कि मैं सीधा खड़ा हूं उसमें उल्टा दिखा है। अब एक बात, एक चीज हमेशा याद रख लेना, अभी आगे भी तुम ध्यान रख लेना, एक चीज याद रख लेना, बाहु का रखना, बाहु, और दूसरा रख लेना आसी। ये आगे तुमको बहुत याद आने हैं। बाहु आसी, बाहु आसी। बा से वास्तविक, ऊ से उल्टा। जब भी वास्तविक होगा तब उल्टा होगा, और जब आभासी होगा तो कैसा होगा? सीधा। बाहु आसी। बा से वास्तविक, बा से वास्तविक, बा से क्या है भैया? वास्तविक, वास्तविक। और ये ऊ से क्या है? उल्टा। आ से क्या है? आभासी। क्या है? आभासी। और सी से क्या है? सीधा। क्या है? सीधा। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, वास्तविक और आभासी मतलब देखो उल्टा चीज समझ गए। मैं तो सीधो खड़ा हूं, नीचे पांव ऊपर मुड़ लेगी तो सीधा, ऊपर पांव नीचे मुड़ जाता तो उल्टा। ठीक है, लेकिन आभासी वास्तविक का मतलब होता है ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पे प्राप्त हो जाए उसे बोलते हैं क्या? वास्तविक। ठीक है, और जो पर्दे प्राप्त हो उसे क्या बोलते हैं? आभासी।
अभी जब भी सीधा है तो कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो कांच में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा। अब सीधा है तो बताओ कैसा होगा, आभासी। सीधा है तो कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी कैसी होती है, समान। जितने सामने खड़ा हूं उतने ही अंदर बन रहा हूं। ठीक। प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा और आभासी एक साथ ही पढ़ लिया, बाऊ आसी बाऊ आसी बाऊ आसी बाऊ आसी, याद रखना हमेशा के लाने। ये फुल टाइम काम आएगा, दर्पण तक लेंस तक सब में काम आने वाला है। इसे पर्दे पर दिखाया नहीं जाता। जब आभासी है तो पर्दे पे थोड़ी दिखाई देगा। अभी क्या बताया मैंने, जो पर्दे पे दिखा दें वो वास्तविक, जो ना दिखाई दे वो आभासी। और हमने याद कर लिया, आसी सीधा है तो आभासी, सीधा है तो आभासी। प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन मतलब क्या, दांव हाथ बांव हो जाता है, बांव हाथ दाएं, घूम जाता है। ठीक है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसी दूरी पर होता है जिस दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती। घरों में प्रयोग होने वाला दर्पण समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर उतनी ही दूरी पर और आभासी और सीधा होता है। पढ़ लिया। समतल दर्पण से किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति की अपनी लंबाई का कम से कम आधी लंबाई का दर्पण होना जरूरी है। मुझे अपने आप को पूरा देखना है, मैं 5 फीट का हूं तो कम से कम 2.5 फुट का लेंस वो दर्पण होना चाहिए। किसी कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या दोनों दर्पण के बीच बने हुए कोण पर निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है, कोण पे। अपन देखा ना बचपन, एक कांच इस तरफ एक कांच इस तरफ, हम देखते हैं कांच के अंदर कांच, कांच के अंदर कांच, कांच के अंदर कांच। देखा है कि नहीं देखा, देखा ना, इस तरफ बहुत सारे कांच दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे कांच, इसमें बहुत सारे कांच दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या निर्भर करता है, कितने झुके हैं, कोण कितना बन रहा है, कोण कितना बन रहा है। ये तो हमने समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब अच्छा आभासी होता है, पर्दे प्राप्त नहीं किया सकता। समदर्पण के बिना प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु के समान उसका भी वही साइड ऊपर की ओर रहता है। समदर्पण में प्रतिबिंब की वस्तु के आकार का होता है। समदर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी कितनी बार आ गए पॉइंट यार, पास होते हैं। समतल दर्पण का उपयोग, समदर्पण के अपने आप को देखने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, किया जाता है। समतल दर्पण को कुछ व्यस्त मार्गों के अंधे मोड़ों पर लगाया जाता ताकि चालकों को दूसरी ओर से आ रही गाड़ियां दिखाई दे सकें और दुर्घटना से बच सकें। ये ऐसा समझ लो ना, उपयोग कहाँ करते हैं। जैसे मैंने कहा भैया ये कोई एकदम मोड़ है अंधा, क्या है, अंधा मोड़। इधर से कार जा रही है, इधर से कोई कार जा रही है, ठीक है, उल्टी कर दी कार। ये कोई कार जा रही है, ठीक है, इधर। अब इधर से भी कोई साइकिल वाला आ रहा है मान लीजिए, ठीक है, इधर से कोई साइकिल वाला आ रहा है। अब ये स्पीड से जा रहा है तो उसको दिखेगी नहीं, तो यहां पर अपन क्या लगा देते हैं, एक कांच लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बड़ा सा कांच। इसको भी गाड़ी कायम दिखेगी कांच में, और इसको भी साइकिल कायम दिखेगी कांच में। ये कौन सा कांच होगा, समतल दर्पण। अपने इंडिया में नहीं लगे रहे, अपने घर अगर बाम लगे रहते ना, बाम ट्रेन में कांच, तो बिना हिल आते हैं अपन। जाए तो दारू पी के कहूँ पतरा दिया है उस फूटे जाए। इतना लाइट लगा देंगे सब में, रात में कहो। अब देखो एक और चीज, दूसरा, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं पेरिस्कोप में। कायम करते हैं। अब पेरिस्कोप क्या होता है, देखो पेरिस्कोप बताऊं, आपने देखिए ना पनडुब्बी, क्या देखिए, देखी नहीं होगी, सुनी तो होगी, ऐसी होती है पनडुब्बी। क्या होती है पनडुब्बी, पनडुब्बी इसमें पानी के अंदर चलती, क्या चलती है, पानी के अंदर। ये पानी भरा है, ये क्या भरा है, पानी, और पानी के कहा चल रही है, नीचे चल रही है पनडुब्बी, सबमरीन। अब मान लीजिए ऊपर कोई जो है एक जहाज जा रहा है, क्या जा रहा है, पानी का जहाज। ये जहाज जा रहा है, ऊपर जा रहा है पानी का जहाज, ठीक है, जहाज जा रहा है।
अच्छा, अब ये नीचे से इसको ऊपर दिखेगा नहीं, तो क्या करते हैं, एक हम यंत्र बनाते हैं, इसे बोलते हैं पेरिस्कोप। इस तरीके का बनाते हैं पेरिस्कोप, ठीक। क्या होता है इसमें, इसमें लगाते हैं हम समतल दर्पण। क्या लगाते हैं, समतल दर्पण। इसमें लगाते हैं अपन समतल दर्पण। हमने लगा दिया यहाँ पे एक दर्पण लगा दिया ऐसे। अब इस पे क्या है कि इमेज बनी, इसकी बनी इस पे इमेज, और फिर हमने दर्पण लगा दिया कहां पर, यहां लगा दिया। तो ये इमेज कहां बनेगी, यहां पर, ठीक है। और फिर लगा दिया यहां पर अपने एक सामने दर्पण, तो ये इमेज कहां बनेगी, यहां पर। तो यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है, उसको ये देख लेगा कि साहब इतनी दूरी पर कोई जहाज जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं। तो प्रश्न बनेगा पेरिस्कोप उपयोग काय में करते हैं, पनडुब्बियों में करते हैं। कौन सा दर्पण यूज करते हैं, समतल दर्पण, प्लेन मिरर का उपयोग करते हैं, प्लेन मिरर का उपयोग करते हैं। समझ में आई बात। ये लिखा है, देखिए समतल दर्पण का उपयोग परिदर्शी, अरे परिदर्शी याद कर रहे मतलब अंग्रेजी में पेरिस्कोप और हिंदी में परिदर्शी बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई के आधे भाग के बराबर दर्पण की आवश्यकता होती है। 4 पॉइंट आगो। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से दर्पण के समीप आता है तो दूर जाता है, तो उस अपना प्रतिबिंब दुगनी चाल से पास आता या दूर जाता प्रतीत होता है। चाहे तो मैं जा रहा हूं, चाहे मैं वापस आ रहा हूं, तो मेरी चाल के दुगना प्रतिबिंब में आएगा, ठीक है। समझ में आ गई। मैं 2 मीटर प्रति सेकंड स्पीड जा रहा हूं तो 4 मीटर प्रति सेकंड से आएगा या जाएगा। यदि आपतित किरण को नियम रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री घूम जाएगी। क्या कह रहे हैं कि यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए एक जगह और दर्पण को एक हम कोण घुमा देते हैं, मान लो अपन ने 5 डिग्री घुमा दिया, तो जो थीटा कितना घूम जाएगा, 2 थीटा 10 डिग्री कितना हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, दुगना घूम जाएगा। उसी पर क्या बनते हैं, फिर प्रतिबिंब बनते हैं। एक कांच ये रखा है और एक कांच ये रखा है, तो दोनों में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो आप उनको कितना झुका रहे हो उसके आधार पर क्या बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे। अगर वस्तुओं के बीच में प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 और दर्पणों के बीच का कोण -1। देखो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री कोण बन रहा है, तो थीटा की जगह कितना रख दूंगा, 360/90, तो कितना आगा 9, 4 नाम 36, तो कितना आ जाएगा 40। हाँ 40 आ जाएगा। 4 कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं, 4। कितने आ गए, नहीं नहीं, अगर अगर ये जो संख्या सम आती है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर माइनस नहीं करते। और अगर विषम आती है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर 5 आता तो 1 घटा देते, 4 आया है तो नहीं घटाएंगे। सही में ये बात। काटोगे जैसे मान लो अपन करके देख लेते ना, कोई ऐसा लो 360/40 कर दो, ये कितना आ गया, 4 नाम 36, 9 आ गया, कितना आ गया 9। अब क्या करेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो 8 प्रतिबिंब। कितने बनेंगे, 8। बात समझ में आ रही मेरी। घटाते कब है, जब विषम हो, और सम हो तो नहीं घटाते। जहां n प्रतिबिंब संख्या है, थीटा दोनों के बीच के बनेगा का क्या है, कोण है। स्पष्ट प्रश्न होगा आपको कि बताओ 2 समतल दर्पणों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, 360/कोण काट देना, सम हो तो कोई दिक्कत नहीं, विषम हो तो 1 घटा देना, कहानी खत्म। यदि 2 समतल कोण दूसरे के समांतर रखे जाएं तो प्रतिबिंब की संख्या कैसी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी।
समानांतर रखे जाएं, मतलब बिल्कुल सीधे रखे जाएं, तो फिर अनंत कोई कोण नहीं बना है। समझ गए? अरे कैसे? मान लो ऐसे, ऐसे मान लो भैया जो है और जो है, कछु कोण बन रहा हो तो कोण तुम रख दोगे, और कोण नहीं बन रहा हो तो कोण मतलब क्या है? जीरो। तो 360 में जब तुम जीरो को भाग दोगे तो क्या आएगा? अनंत ही आएगा। नहीं, इन्फिनिटी आता कि नहीं आता? जब किसी में हम जीरो को भाग दें तो क्या आता है? जीरो का भाग देना मतलब अनंत। ये तो जानते हो नहीं जानते? जीरो गुणा करोगे तो जीरो हो जाता है, लेकिन जीरो का भाग दोगे तो क्या होता है? अनंत। अनंत ऐसे इन्फिनिटी। देखो ये पढ़ाई तो दिया मैंने, ये पढ़ाई तो दिया। यदि प्रतिबिंब कल्पित वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा होता है, यदि कोई व्यक्ति एस चाल से चल रहा है तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2s चाल से आता है। पढ़ाई दिया। समतल दर्पण वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण से वस्तु की लंबाई कितनी होनी चाहिए? वस्तु की लंबाई से कितना होना चाहिए? आधा। और समदर्पण बनाने के लिए प्रतिबिंब संख्या कितनी होती है? 360/थीटा या 360/थीटा -1। ये किसके लिए है? सम। और ये काय के लिए है? विषम। समझ में आ गई मेरी बात? इतनी सी बात है। अब बस कल अपना क्या रहेगा, अपना गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। समतल दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे कल। बताऊं गोलीय दर्पण कैसा होता है?